only one Islam, Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? The heads of Muslim countries should have taken a stand on this. Child abuse and rape is the fastest growing crime in this country. So we did further investigation. We discovered that the mobile phone, the sort of pornographic material available on the mobile phone to children, this has never happened in human history. That this August forum, we should plan how to combat this, because it is already having a huge impact. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law, which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. In Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. It's extremely important that we help the people of Afghanistan. And I say this because a stable Afghanistan is the only way, I repeat, it's the only way we are going to be able to stop international terrorism from Afghan soil. No other country is going to be able to do it. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु बात करेंगे कि OIC वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जा रहा है। इजलास में दहशतगर्दी और तनाज़ात समेत 140 करारदादें हैं जो पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब किया, मुस्लिम मुल्कों के ज़मीर को झंझोड़ा, कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और इस्लामोफोबिया समेत अहम मामलात पर अपनी भरपूर आवाज़ उठाई और वाज़ेह किया कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब है, लेकिन इन्हें अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि मुसलमान तक़सीम का शिकार हैं और यही वजह है कि हम कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। वज़ीर आज़म ने दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया का जिम्मेदार भी मुस्लिम मुल्कों को करार दिया और कहा कि 9/11 के बाद मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया। मुस्लिम दुनिया मुकम्मल खामोश रही और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन बहरान पर वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया कि मुस्लिम मुल्क किसी ब्लॉक में जाने और किसी जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुत्तहिद रहें और अमन में शराकतदार बने। इसी से मुतालिक आज का एक्सपर्ट्स का पहला सेशन होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं, पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और साबिक सिफारतकार शाहिद अमीन साहब भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ हमें हासिल रहेगा सीनियर एंकर कामरान यूसुफ साहब का। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। शाहिद अमीन साहब, सबसे पहले मैं आपके सामने ये सवाल रखूंगी कि OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास इस्लामी मुल्कों के मसाइल के हल के लिए कितना मददगार साबित होगा? बेकार है कि हर साल उनके फॉरेन मिनिस्टर का एक सालाना जलसा होता है। उनके 50 से ज़्यादा मेंबर हैं, एक एक करके बारी आती है तो किसी ने, लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद हो रहा है, वो एक लिहाज से सही है। 1980 का में हुआ था। मैं इंसिडेंटली OIC में पाकिस्तान का सफीर था और फिर मैंने 4 इस्लामिक समिट और 6 इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की है। तो ये कहना भी एक लिहाज से पूरा सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले दिनों एक और OIC की फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान के सिलसिले में, और 1980 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो एक इमरजेंसी सेशन भी फॉरेन मिनिस्टर्स का इस्लामाबाद में हुआ था। तो गोया और फिर 1997 में हमारे यहाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस्लामिक समिट भी हुआ था। तो गोया कि पाकिस्तान में आप देखिए कि 12 OIC के हाईएस्ट लेवल पे जलसे हुए हैं। और सही बात ये है कि हमेशा OIC ने पाकिस्तान की हिमायत की है। हमारे लिए बड़ा बाइसे तक़वियत है। कश्मीर कॉज पे यकीनन वो कुछ नहीं हुआ जो कि हमें तवक्को थी, लेकिन कोई मुझे बताए कि OIC से ज़्यादा कम अज़ कम रेजोल्यूशन और मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किस और इदारे ने उठाए हैं। इनका एक OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है जो कश्मीर के ऊपर हर साल कुछ ना कुछ कार्रवाई करता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें OIC के रोल की बहुत कदर करनी चाहिए। और इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पे देखिए, यहाँ पे जलसा जो है एक अलामती हिमायत है पाकिस्तान की। उससे पहले 50वीं सालगिरह पे 1997 में एक समिट हुआ था। तो OIC तो हमारा बहुत बड़ा मददगार है और इस वक्त पाकिस्तान के पास OIC की प्रेसिडेंटशिप आ गई है अगर 1 साल के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस साल तक मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव करने का मौका मिलेगा।
कश्मीर के सिलसिले में यकीनन वो नहीं किया OIC ने जो करना चाहिए, लेकिन औरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा किया है। और आज सऊदी मिनिस्टर ने भी कश्मीर के सिलसिले में हिमायत का ऐलान किया और OIC के सेक्रेटरी तो फर्क देखिए, उसकी कमियां तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ OIC फिर भी गनीमत है, इस्लामी दुनिया के लिए बहुत ही एक अहम इदारा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, OIC के इजलास तो होते ही रहते हैं और अब पाकिस्तान के पास इसकी सदारत है, तो अमल दरामद के बगैर क्या ये इजलास कारआमद हो सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ही मुबारकबाद देनी चाहिए हुकूमत को भी और OIC को भी कि उन्होंने बड़े अच्छे मौके पे पाकिस्तान में आए फॉरेन मिनिस्टर और आके उन्होंने हमारे कल 23 मार्च यौम जमहूरिया उस के ऊपर भी अटेंड करेंगे और इस स्पीक्स अ लॉट कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम दुआ गो हैं कि ये खैरियत से अच्छे माहौल में अपने वतन को वापस भी जाएं और एक जॉइंट रेजोल्यूशन हो, स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन जिस तरीके से बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने की है, शामिद कुरैशी ने की है, आई थिंक ये बड़ी इनकरेजिंग है, ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया की जो बात की गई और रीज़न बताया गया कि हम क्यों खामोश रहे, हमने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि इस्लाम क्या है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग क्या है, उन्होंने अमन का पैगाम क्या दिया है। और ये मिसकंसेप्शन जो किया गया क्योंकि 9/11 के बाद हम खामोश रहे, हम लोग बैकफुट पे चले गए, छुपते रहे, जिसकी वजह से वो और मौका मिला पाकिस्तान के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को, और उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। साथ कश्मीर का जिक्र जो किया गया, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इनके सऊदी अरब के, उन्होंने इस दफ़ा कश्मीर की बात की जो बहुत ही अच्छी बात है, जो पहले हमेशा अक्सर देखा गया कि इतनी मिडल ईस्ट से रिस्पॉन्स नहीं आती थी। ये एक हमारी बहुत कामयाबी है, इसमें आई थिंक मस्ट गिव क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को कि जिस तरह से बात की गई है। फिर वो इवन OIC जनरल सेक्रेटरी ने बात की, अफ़गानिस्तान की बात की गई है और साथ ही साथ ये डिस्कस किया गया कि अफ़गानिस्तान की कैसे हेल्प की जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेजोल्यूशन क्या आता है, हम उसमें क्या हमने कितने यूनाइटेड हैं, कितना हमारे में एक दूसरे के ऊपर फेथ है और कितनी हम इकोनॉमिक चैलेंजेस को एज ए मुस्लिम मुल्क जो है वो इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रेजोल्यूशन में अगर कहीं कहीं ये आ जाए कि हम कोई इस्लामिक बैंक बना रहे हैं या हम इस्लामिक कोई अपनी यूनिवर्सिटीज़ IT की बना रही हैं जहाँ पर हमारे मुसलमान स्टूडेंट जाएँ, इस्लामिक मुल्कों में बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, बजाय इसकी ये वेस्टर्न कंट्री में जाके जमा करा देते हैं बैंकों में, फिर फ्रीज हो जाता है। आप अपने मुसलमान मुल्कों में लाएं, पैसे को बैंकों में लाएं ताकि यहाँ पर उसका कारोबार भी हो, फ़ायदा भी हो और कलेक्टिव उसकी विजडम हो जिससे इस्तेमाल किया जा सके। तो आई थिंक इस लिहाज से हमें इसको बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए और ख़ास तौर पे हमें तमाम OIC मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो कल हमारी खुशी के दिन में यौम जमहूरिया पाकिस्तान में सब इसको जाके अटेंड करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज कितनी प्रोफेशनल है, कितनी हाई टेक हमारे पास है, हमारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज, उसके बाद हमारी यूनिटी एज ए कौम और होपफुली कि इसमें अपोजिशन एक दो दिन के लिए ऐसी कोई बात नहीं करते जो कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जाए। ठीक है अयाज साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब खिताब किया इफ्तिताही सेशन से तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि OIC अभी तक बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिनको हल कराने में नाकाम रही है। इतने वाज़ेह अल्फाज में कहना और फिर जिस तरह से उन्होंने रास्ता भी दिया, सुझाव दिए कि इस मशवरे दिए, आपको लगता है कि कोई ये तमाम ममालिक आपसी तकसीम छोड़ कर किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर इकट्ठे हो सकेंगे? देखिए, हमारे लिए जैसे कि बाकी लोग कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि हमारी 75वीं सालगिरह के मौके पे वो आए हैं और कल 23 मार्च की उसमें भी शरीक होंगे। बाकी OIC का जो रोल रहा है, जिस हद तक वो इफ़ेक्टिव है, वो हम सबके सामने है। हाँ, इसमें जो सिल्वर लाइनिंग जो हम तलाश कर सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम स्पेशली उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन का हवाला दिया कि मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कर सके, जबकि इंटरनेशनल लॉज भी उनके साथ थे इन दोनों के। लेकिन उसके बावजूद चूँकि माइट इज़ राइट, माइट चूँकि दूसरी तरफ रहा है हमेशा, इसलिए उसका फ़ैसला नहीं हो सका, करारदादें धरी की धरी रह जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे OIC की भी करारदादें आएंगी, जॉइंट डिक्लेरेशन भी आएगा। हाँ, इसका ये नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होता, ज़ाहिर है उसका असर तो होता है, कुछ अरसे तक गूंज भी सुनाई देती रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट फिर वही होता है कि वो माइट ही राइट है।
तो मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो OIC को करने की ज़रूरत है, जिसका इत्तेहाद पे बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे जोर दिया कि इसमें इत्तेहाद, और ये नहीं कि किसी के ख़िलाफ़ आप जंग करें, ज़ाहिर है क्योंकि 1.5 अरब मुसलमान भी अगर डिवाइडेड है तो इसका फ़ायदा तो ज़ाहिर है दूसरी कौमों को है। इसीलिए आप अपना मसला आज तक को हल नहीं कर सके। तो एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड के तौर पे आप लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू कर दें, कुछ इस तरह के काम के कहीं से आगाज़ तो किया जाए ना, ताकि वो पता चले कि जी हाँ वाकई इस्लामिक कंट्रीज़ भी किसी एक प्लेटफॉर्म पे है। और ये बात ठीक है कि सऊदी अरब की तरफ से कश्मीर के हवाले से इस तरह की हिमायत बहुत, ये भी बड़ी बात है। और मुझे कुछ फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का इसमें आना, और वो जो एक तस्वीर है, सिंबॉलिक होती हैं चीज़ें कि उसमें वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बिल्कुल साथ खड़े हैं, तो एक नई अलाइनमेंट भी नज़र आ रही है कि ज़ाहिर है अब दुनिया अगर कोई चेंज होने जा रही है तो उसका आगाज़ भी यहाँ से हमें को थोड़ी बहुत उसकी भी हमें झलकियाँ यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो अच्छी बात है, हो गया, ठीक है, उस खुशी की बात है। लेकिन अगर आप समझें कि इससे कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा कोई वो चीज़ें, तो वो नहीं होने जा रही मेरे ख्याल में, ये सीधी बात है। ठीक है कामरान यूसुफ साहब, जिस तरह से अयाज साहब ने कहा कि कहीं से तो आगाज़ होना चाहिए, तो क्या इस इजलास के बाद ये हम तवक्को कर सकते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन पे जो करारदादें पास होंगी उन्हीं से आगाज़ कर दिया जाए? आई थिंक करारदादें फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर तो OIC ममालिक की तरफ से और OIC की तरफ से पहले भी बहुत सी मौजूद हैं, और OIC का जो क़याम है वो हुआ ही बुनियादी तौर पर मसला फ़लस्तीन की वजह से है। लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त देखें तो बहुत से ममालिक जो फाउंडिंग मेंबर्स थे OIC के, जिन्होंने फ़लस्तीन की वजह से OIC तश्कील दी, आज वो इसराइल के साथ जो अपने सफारती ताल्लुकात हैं वो उस्तवार कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवाने से, और हमें ये थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि ये हर 2 साल के बाद OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, और इस दफ़ा पाकिस्तान का टर्न था। इससे पहले 15 साल पहले रेगुलर सेशन हुआ था। ज़ाहिर है जो दिसंबर में हुआ वो गैर मामूली इजलास था। तो ये रोटेशन पर इस तरह के इजलास होते रहते हैं, और इस तरह के इजलास होने से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, तो शायद हमें लग रहा है कि ये OIC की बहुत ज़्यादा कोई रिवाइवल हो रही है। जो रियलिटी है वो अपनी जगह पे मौजूद है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुस्लिम उम्मा, बहुत से लोग तो शायद ये समझते हैं कि ये एक मिथ है, कोई मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो डिविजन्स हैं उनके अपने अंदर, मतलब यमन के तनाज़े की बार बार यहाँ पे जिक्र हुआ। सबको पता है कि यमन का तनाज़ा बुनियादी तौर पर किन 2 बड़े इस्लामी ममालिक के दरमियान है। शाम के तनाज़े की बात कर लें, उसमें हमें पता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं एक दूसरे के खिलाफ ही बरसरे पैकार हैं। ऑन पेपर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बातें की वो बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। इसका जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का वो भी ऐसा ही है कि इत्तेहाद, जस्टिस और डेवलपमेंट की बात की है। लेकिन इन रियलिटी क्या ये चीज़ें हम कोई प्रैक्टिकली, ठीक है, जिस तरह से बात की जा रही है कि प्रैक्टिकली इसके नताइज जो हैं वो सामने आने चाहिए। शाहिद अमीन साहब, आप ही से ये सवाल कि जो प्रैक्टिकली नताइज की हम बात करते हैं कि कुछ ना कुछ दिखाई देना चाहिए, आपको क्या लगता है कि अभी तक जितनी भी करारदादें हुई हैं उनमें अभी तक सुस्त रवि क्यों नजर आ रही है? देखिए, बहुत सारी करारदादें तो ऐसी हैं जो कि कामयाब रही हैं, और एक ताउन सिर्फ सियासी लिहाज से नहीं है बल्कि इक़्तिसादी ताउन बड़ा अच्छा जा रहा है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का काम बड़ा अच्छा है। जो बाद इदारे हैं जो कि तालीम का, सेहत का, इन मुख्तलिफ चीज़ों में फ़ाल हैं, उसका आमतौर पर लोग कभी जिक्र नहीं करते, क्योंकि सियासी तौर पर हमें उससे बहुत ही कम का डिसअपॉइंटमेंट तो रहा है, वो जारी रहेगा। देखिए, मैंने इस सिलसिले में अपने तौर पर लिखा भी है, काफ़ी कुछ किताब भी लिखी है। तो ये इसकी बुनियाद ये है हमारी कि क्यों फाल नहीं होता, क्योंकि जो जैसा हुआ बुनियाद इत्तेहाद इस्लाम जज्बा इतना शदीद है जितना पाकिस्तान में महसूस किया जाता है, और ममालिक में इतना ज़्यादा शदीद नहीं कि उनमें इस्लाम नहीं है, इसकी शिद्दत में इतनी नहीं है। और फिर ये जो इस्लामी दुनिया है इनमें बाद बुनियादी इख्तिलाफात हैं, जैसे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, जिसका नतीजा आप देखिए यमन में जो कुछ हो रहा है, शाम में जो कुछ हो रहा है, इराक में जो कुछ हो रहा है, इसके जड़ है सऊदी अरब और ईरान की शदीद इख्तिलाफात। और फिर ये भी हम नोटिस करते हैं बात के रीजनल अप्रोच जो है वो
इस्लामी अप्रोच के डाले गए। मिसाल के तौर पे अफ्रीकन ममालिक जो है वो सिर्फ अफ्रीकन इशूज में इंटरेस्ट लेते हैं। अरब ममालिक भी देखा जाए कि ज्यादातर अपने अरब लीग और जीसीसी के इशूज के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। आसियान कंट्रीज जो ईस्ट एशिया में है वो अपने मकामी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो गोया कि रीजनल इशूज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी कैन। ठीक है आमिर साहब, फिर आजकल हमने ये देखा जी ये तेल का की जो फरोख के सिलसिले में आपने देखा कि सऊदी अरब और यूएई ने इंडिया के साथ पेंगी बहुत बढ़ाई हैं। उनका बुनियादी मोटिव क्या है कि वो इंडिया को समझते हैं कि ऑयल की बहुत बड़ी मार्केट है। गोया कि उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इस्लामिक कंसिडरेशन के ऊपर हावी है। तो ये हमारी कमजोरियों की वजह है और ये आसानी से दूर नहीं होने वाली। ठीक है आमिर साहब, इन तमाम तर कमजोरियों के बावजूद क्या हम देखते हैं कि इस इजलास के कोई मौसर नताइज सामने आएंगे? हाँ, बहुत अच्छे नताइज आएंगे। वो चूँकि मेरे शाहिद अमीन साहब ने लफ्ज़ पहली दफ़ा गुफ्तगू में कहा था कि गनीमत है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो मेज़बान आला हैं उन्होंने ठोक दी पूरी कॉन्फ्रेंस के कुछ भी नहीं कर सके। ना हम कश्मीर के सफ़ीर कुछ कर सके, और जो अरब ममालिक हैं वो फ़लस्तीन के साथ अब छोड़ के इसराइल के साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं। हमारे पास ये मेहमान हैं, खुश आइंद बात है, बहुत अच्छी बात है। कामरान ने बात बता दी सारी की सारी कि एक वारी लगी भी थी वो हमारी भी आ गई, और हम सबको भुगताएंगे। अल्लाह ताला खैर खैरियत करे, अमन अमान से ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए। ब्रिगेडियर साहब भी यही कुछ फरमा रहे थे। अब आ जाएँ इसके अमली नताइज पे। हम सारे के सारे तो तकसीम है, सुबह से बहस पूरे सोशल मीडिया पे हो रही है कि यूरोप जब बात करता है किसी एक मुल्क की तो वो सारों की बात होती है। मुस्लिम उम्मा जुड़ी हुई है कि जनाब ईरान के साथ हमारे क्या मसाइल हैं, यमन के ऊपर शाम की ऐसी की तैसी फेर दी, और अब शाम वाले सदर साहब आ गए यूएई में। फ़िरका वारियत इंतहा पे पहुंची हुई है मुसलमान मुल्कों के दरमियान में, आपस के अंदर बिल्कुल रीजनल लड़ाई है हमारी। हम यहाँ क्या ठोस इकदाम करने के लिए आए हैं, कल करारदादे भी आ जाएंगे। देखें ना आज इंडोर सेशन में जो क्लोज था उसमें होगी 100-150 करारदाद पास होनी है। मतलब कोई बात है 100-150 करारदाद? आप क्या कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान मेज़बान है, कोई डेडलाइन ले सकता है ओआईसी के जी ये 2-3 नुकात हैं, इंडिया कम से कम इनके ऊपर कुछ कर दे जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म रवा रखा हुआ है? हम कोई ऐसी डिमांड ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि रियलिस्टिक बात यह है कि यूएई हो और सऊदी अरब जो दोनों लेके चलते हैं, इन दोनों के मुफादात इंडिया के साथ हैं। इन सब ने हमारे साथ मुआहदे किए हैं और पता नहीं क्या क्या रिफाइनरियाँ लगानी थी। कोई एक MOU अपने साइन से आगे नहीं बढ़ सका। वजह ना हम किसी के खाते में तैयारी में है, ना उनका कोई इंटरेस्ट था। बस वो यहाँ आए, चक्कर लगाए, हमने कर्जे लिए हुए हैं। हम अपनी वो जो मिरास थी कि जी पाकिस्तान बड़ा कुछ है, हमने अपनी इक्तिसादी तौर पे जो ऐसी की तैसी कराई है यहाँ सियासत ने हमारे मुल्क की। कोई हमारे पास कुछ रह गया है कि हम किसी के साथ भरम साथ बात कर सकें? सबको पता है कि बदले में ये पैसे मांग लेंगे, ज़रा सा वो ठंडा होके मीठा होके बोलेंगे, उनको पता है कि ये पैसे मांगने खड़े हो जाएंगे। तो हमारा तो बड़ा मुश्किल मामला हो गया, क्योंकि हम ना अंदरूनी तौर पर स्टेबल हैं। देखें बिल्कुल चाइना आया है, वो हमारा फ्रेंड है, टेस्टेड फ्रेंड है, और वो बार बार कहता है कि हमारी तरह अपने आप को पहले किसी एक एजेंडे पे लाओ कि खुद को मजबूत करना है और अपनी डिमांड्स रखो, उनके ऊपर परसू करो यकसुई के साथ। हम एक दिन मुस्लिम उम्मा के लिए खड़े होते हैं, दूसरे दिन हम यूक्रेन के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब यहाँ यूक्रेन ज्यादा इशू बन गया कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से और फलस्तीन से। बिल्कुल ठीक है कि हमें सारी दुनिया के साथ चलना है, लेकिन क्या हम यूरोप और अमेरिका से कुट्टी करने के लिए बैठे हुए हैं कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस? क्या ये सारे मुल्क जिनकी दौलत का जिक्र होता है कि ये सारे के सारे यूरोप और अमेरिका में रखते हैं, वो इसलिए आए हैं कि वो अपने पैसे यहाँ से छिनवा लें? इमरान खान साहब का देख ले, मैंने कल भी जिक्र किया था, वो एक ज़रा सी बात हुई थी टीवी की, तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने हमारे साथ क्या किया था? हमारे पल्ले कुछ नहीं रह गया कि हम एक बड़ा मुआहदा करके, ऐलान करके, तस्वीर चलवा के, या कम से कम हम UN की उस तस्वीर को ही ना चलाते, अंदरूनी तौर पे बात करते, सऊदी अरब को ऑन बोर्ड ले लेते, ईरान सब कतर ने, देखे ना वो सिर्फ सऊदी अरब के साथ ग्राउंड के साथ लगा हुआ था, उन्होंने भी सर्वाइव किया, शर्तें नहीं मानी और वापस आ गए सारे के सारे। कहीं तो हमें भी सेल्फ डिफरेंस अपना, जिस तरह हम डिफेंस के लिए लेके आते हैं, तो इज्जत के लिए भी लाना पड़ेगा कि जी ये हमारे बुनियादी मुतालबात हैं, हम आपके साथ खड़े होते हैं, डिफेंस में आप हमारी तरफ देखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये तवक्को करूंगा कि कल कोई ठोस कोई सिफारिश, सिर्फ करारदादें तो दर्जनों के हिसाब से, हम जिस तरह UN में डोजियर हमने भेजे हुए हैं, इस तरह ये OIC की कितने गई सी जितनी भी करारदादें हैं वो सारी पड़ी हैं और फारिग पड़ी हुई हैं। जब तक इसके ऊपर बामकसद नहीं होगा, देखें OIC का जो कॉन्टैक्ट ग्रुप कश्मीर पे बना हुआ है वो हर साल सितंबर में भी मिल लेता है, वहां पे UN में सारे के सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा वजीर खारजा उसके साथ एक मीटिंग कर लेता है, चूंकि वो हमारे से रिलेटेड है, वहीं पे फलस्तीन से भी कर लेता है। असल बात है हमारा बतौर उम्मा ना होना और तकसीम होना।
उसी की मार। कामरान यूसुफ साहब, इसी से बात को बढ़ाएंगे कि जिस तरह से वजीर खारजा की बात की गई, क्या इसके बाद, इस इजलास के बाद हम देखेंगे कि हमारी खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली होती हो? नहीं, देखिए, खारजा पॉलिसी कोई एक इवेंट से कोई उसमें तब्दीली तो नहीं आती। ज़ाहिर है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी, अगर आप OIC ममालिक की बात करें, एक तो हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बड़ा वाज़ेह है कि ये गवर्नमेंट ने माजी में भी जो हुकूमतें रही हैं, असल में हमारा किरदार जो क्या था उसको छोड़ दें, लेकिन हम पब्लिकली हमेशा यही कहते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो भी इवन इख्तलाफात हैं तो उसमें एक पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। तो यही मेरे ख्याल में हमारा किरदार है। और ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये OIC की जो कॉन्फ्रेंस है वो एक ऐसे मौके पर हो रही है जब पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हलचल है, तो शायद जो तहरीके इंसाफ है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट है, वो उसको अपने सियासी मकासद के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेगी, बल्कि वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं। और यही मेरे ख्याल में एक इसका ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है। अदरवाइज इन द लॉन्ग रन अगेन बात वही है, वो जिसे कहते हैं ना कि वो मसला कश्मीर हो या बाकी हमारे अपने मसाइल हों, वो कहते हैं ना कि अपने मरे से बाद जन्नत नहीं मिलती। तो अगर हम OIC ममालिक के ऊपर तकिया करेंगे कि ये भारत का खुदा न खास्ता कहीं कोई बायकॉट कर देंगे, मुआशी बायकॉट, या उनके ऊपर कोई इतना दबाव डालेंगे कि भारत मजबूर हो कि मसला कश्मीर हल कर देगा, तो ये मेरे ख्याल में हमारी खुशफहमी होगी। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। ये एक इवेंट था, अच्छे तरीके से हम उसे मेरे ख्याल में होस्ट कर रहे हैं, और उससे बढ़कर मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है उससे सियासी फ़ायदा ज़रूर उठाएगी, लेकिन कोई मेजर रेडिकल शिफ्ट होगी हमारी खारजा पॉलिसी में, वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, इस्लामी मुल्कों के मसाइल के हल में OIC किरदार कितना मुआविन है, ये सवाल रखना हमने एक्सपर्ट्स के सामने। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। मुल्क की सियासत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। दो में से एक फैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे। आज जब दोनों जमातों के दरमियान राब्ता हो चुका है, उनकी टीमें एक दूसरे के साथ बैठी हुई हैं और पीपल्स पार्टी ने ये इशारा दे दिया है कि हम उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार हैं, और बल्दियात के नए तरमीमी बिल में हम उनके मुतालबात को समझने के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल में बहस खत्म होनी चाहिए। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत में हलचल अभी तक मौजूद है और तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन की गवर्नमेंट के इत्तेहादियों से फाइनल मुलाकातें भी जारी हैं। आज मौलाना फजल रहमान MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचे और मुत्तहिदा की क़यादत से मुलाकात की। मीडिया टॉक में मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ नहीं रहीं, वो अगले 2-3 दिन में अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करेंगी। इसी मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हम मौलाना के साथ हैं और मौलाना हमारे साथ हैं। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने भी मुत्तहिदा की क़यादत से रब्ता किया, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि बेफिक्र हो जाएं, जो तय हुआ है उस पर मिनोआन अमल होगा। इसी से मुतालिक एक्सपर्ट्स के लिए सवाल, क्या इत्तेहादियों ने हुकूमत से अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है? फैसल साहब, आपसे आगाज़। देखिए, ज़ाहिरी सूरत हाल तो यही है कि हुकूमत MKM का और अपोजिशन का जो माहिदा है वो करीब ही है। अगर जो माइनस इमरान खान फार्मूले की बात हो रही है और अगर वो एक आध दिन में मेच्योर नहीं हो जाता, इसके अब इम्कानात मुकम्मल तौर पे नहीं तो ख़त्म ही हो चुके हैं, तो MKM जो है वो एक आध दिन में जो है वो अलहदगी का ऐलान कर देगी हुकूमत से और अपोजिशन के साथ जो है वो माहिदा हो जाएगा। अब ये MKM की और अपोजिशन की ये पार्टनरशिप जो है वो कितनी कबील होती है और कैसी चलती है, चल इस पे तो इस मौजू को तो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये हुकूमत की इस वक्त जो तब्दीली का अमल हो रहा है, इसमें चाहे कोई फ़र्द हो या अफराद हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, किसी भी लसानी इकाई से हो, वो इस सारे अमल को जो है वो अपने अपने मफादात के तनाजुर में देख रहे हैं कि इस तब्दीली का जो है वो फ़ायदा जो है उनको क्या क्या जो है मिल सकता है या पहुंच सकता है। इसी तरह इस वक्त जो MKM का और अपोजिशन का जो माहिदा होने जा रहा है, तो जो इसका जो हल्का है MKM का, सिंध के शहरी इलाकों का, तो वो या कराची जो ख़ास तौर पे उनको क्या मिल सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और MKM जो है वो क्या डील और क्या जो है इनके लिए हासिल कर सकती है। इस वक्त इस शहर की या सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की जो ज़रूरत है वो चंद वजारतें या गवर्नरशिप या किसी सियासी जमात के दफातर खोलना नहीं है।
इस शहर के लोगों का जो इस वक्त बुनियादी मुतालबा है, पीपल्स पार्टी के 3.5 साल के दौर में बहुत ज़्यादा वो मुतालबा जिसने तकवीत पाया, जोर पकड़ा है, वो इख्तियार का है। ये 18वीं तरमीम जो है वो किसी के लिए जो है नासूर है और किसी के लिए लाटरी है। बदकिस्मती से जो है वो सिंध के शहरी इलाकों को इस 18वीं तरमीम की जो है वो एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी कि इस वक्त सारे सूबों के, ख़ासतौर पर सिंध के वज़ीर आला के पास जो इख्तियारात हैं, उस इख्तियारात का ख्वाब या ख्वाहिश जो है वो शायद किसी डिक्टेटर ने भी नहीं की होगी। जो इस वक्त सिंध के वज़ीर आला या कोई और सूबे का वज़ीर आला जो इख्तियारात को इंजॉय कर रहा है, वो डिक्टेटर से भी ज़्यादा उनके इख्तियारात हैं। अगर MKM जो माहिदा करने जा रही है उसमें अगर वो सिंध के लोगों, सिंध के शहरी इलाके के लोगों की जो सोच है उनका ख्याल नहीं करती और सिर्फ अपने पॉलिटिकल मफादात का या पार्टी के मफादात का ख्याल करते हुए सिर्फ वजारतों पे और गवर्नरशिप पे और या अपने दफातर की हद तक अपने आप को महदूद रखती है, तो फिर ये एक ज्यादती होगी। आप 3.5 साल हुकूमत का हिस्सा रहे और आप इतने मजबूत थे इस हुकूमती तनाजुर में कि आपके बगैर जो है ये हुकूमत जो है वो खड़ी नहीं हो सकती थी। इस वक्त आप एक अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस करने जा रहे हैं, इसमें जो आप डील करेंगे वो आपके सियासी मुस्तकबिल पर भी जो है उसके असरात और उस पड़ेंगे। ठीक है आमिर साहब, इतना वक्त क्यों लग रहा है फैसला करने में? कोई वक्त नहीं लग रहा। OIC चूँकि आई हुई है और 23 मार्च की परेड हो रही है, कल 25 या 26 को काफ लीग ने भी अनाउंस कर देना है। और MQM वाली देखे ना, वो कुछ कहते हैं ना खामोशी नीम रजामंदी, ये खामोशी से आगे था। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जब मौलाना फजलुर रहमान की बात की तायद भी कर दी वहीं पे खड़े हुए, तो आसिफ अली जरदारी का टेलीफोन भी चला गया। तो इनको मिल जाएगा बल्दियात का जब इख्तियार मिल जाएगा। देखे ना, वो फैसल साहब के हमारे असल में मसला 18वीं तरमीम कहीं और से अड़ी हुई है। 18वीं तरमीम जब नहीं थी तब भी वज़ीर आला जिस भी सूबे का था उसी के पास इख्तियार था। वो सस्पेंड भी कर सकते थे जीते हुए बल्दियाती, उस वक्त नाजमीन थे, वो चेयरमैन थे, अब भी वही है। बल्कि 18वीं तरमीम से एक आर्टिकल आया कि इनको इख्तियार देना है। अब अगर एक जिद कर लें आप, वो पंजाब ने भी की, सिर्फ सिंध ने नहीं की। वो पंजाब में तो बल्दियाती इदारे थे वो भी ख़त्म कर दिए, सिंध ने तो चलाए, चाहे इख्तियार दिया था या नहीं दिया था, वो चलते रहे ना MQM के मेयर वहाँ पे। तो अब आ जाए जो असल मसला इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक का है। बिल्कुल 24 तक जब मेहमान जा चुके होंगे, बस मैदान नए सिरे से शुरू हो जाएगा। लाहौर से मार्च चलेगा, 25 को आएंगे। अब ये इकट्ठे इत्तेहादी फैसला करेंगे, अलग अलग करेंगे, ये तकरीबन तय है, अनहोनी। क्योंकि वो कहते हैं ना कोई तो है, तो ये कोई तो है, एक क्लियर हो चुकी है बात कि जी ये अब डिसीजन अपना इन्हें करना है। मेरे हिसाब किताब से बतौर स्पीकर को पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब ने जो बुनियादी फैसले करने थे वो कल फाइनेंस कमेटी में कर दिए हैं। वो अगली तैयारी में मौजूद हैं। वो कल के उनके फैसले इस बात की गम्माजी कर रहे थे कि जो उन्होंने मुलाजमीन को देना था 25% अलाउंस भी दिया, सब कुछ के लोग हिस्ट्री में याद रखेंगे जी एक दफ़ा फिर स्पीकर होके उन्होंने क्या किया। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अनाउंसमेंटें होनी हैं। और अगर इत्तेहादी जो हमारी इतलात हैं इसी तरह खड़े रहे तो फिर आप ये देखेंगे ये रेफरेंस फैसला जो भी हो सुप्रीम कोर्ट में ऐन मुमकिन है जब इत्तेहादी हुकूमत के छोड़ दें। पहली बात तो है कि प्राइम मिनिस्टर की अक्सरियत तो अपने आप चली जाएगी, फिर भी वो अगर एतमाद के वोट के लिए जाएंगे कि अदम एतमाद का मुकाबला करना है, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के मुनरिफीन हैं उनको वो गैलरी में ज़रूर ले जाएंगे, वो शो करेंगे, ऐवान के अंदर वोट नहीं डलवाएंगे क्योंकि उनकी अक्सरियत इन इत्तेहादियों की सूरत में पूरी हो जाएगी और वो जिच करते रहेंगे ऐवान में जितना अरसा ऐवान ने चलना है। यही देखें ना, अहमद हसन डेर का आज एक टीवी ने इंटरव्यू चलाया, उन्होंने जवाबन अपना इंटरव्यू दे दिया कि जी पिछले इंटरव्यू की कहानी बना के और मेरे साथ ज्यादती की गई है, मैं तो खड़ा हूं वहीं पे। तो बस मुकाबला अब ये मीडिया के साथ चल रहा है, 25-26 क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, क्या इत्तेहाद हुकूमत से अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है? इसी बारे में मजीद अयाज खान साहब और ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम इत्तेहादियों के बारे में बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब सवाल ये रखूंगी कि जो बयानात अब इत्तेहादियों की जानिब से सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि इत्तेहादी हतमी फैसले पर पहुंच चुके हैं? एक तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट की कमजोरी है। जनरली इत्तेहादी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं बिकॉज दे हैव इनिशिएटिव, उनके रिसोर्सेज होते हैं। बट आई थिंक गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि ब्लैक फिल्म नहीं आएगी, दैट्स मे बी रीजन दैट दे आर डूइंग इट। बट MQM को देखने से फायदा क्या होता है? अभी MQM को ये सबसे बड़ा फायदा है कि अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है और इस वक्त यहाँ पर जाहिर है कि PTI के 14 MNA खत्म,
तो इसका मतलब ये है कि वो 14 MNA जो हैं वो दे विल ट्राई कि ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अपनी सीट्स लें, और क्योंकि इसका फ़ायदा अगले इलेक्शन में भी होगा। अभी अगर होगा तो PTI के लोग यहाँ पर होंगे और हुकूमत अपने यहाँ पर पहुँच पाएगी, ज़्यादा सीटें निकालने की कोशिश करेगी। एक तो ये वजह, इसके वजह ये सोच रहे हैं कि शायद MQ में इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद ज़ाहिर है कि उसमें 4-5 सिटी हमें वहाँ का कंट्रोल दिया जाए। 40% कोटा भी उनको पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया है। बट अल्टीमेटली इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और MQ राइवल होंगे कराची के लिए, जहाँ जब भी होगा, और वहाँ पर इनकी आपस में फिर प्रॉब्लम्स होंगी। दे हैव ऑलरेडी सफर्ड मैनी टाइम विद पीपल्स पार्टी, बट आई थिंक अगर उनके इंटरेस्ट में है और वो समझते हैं कि इसको करना चाहिए तो देख लें। बट अदरवाइज हुकूमत, मैं कहता हूँ कि फेलियर, कि हुकूमत को और कोलिशन पार्टनर्स को साथ रखना चाहिए था। अगर कोलिशन पार्टनर साथ रहते हैं तो फिर काफ़ी हद तक ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम हो सकता है। लेकिन अगर ये इत्तेहादी जो है ये अपोजिशन के साथ जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का जाना ठहरा और फिर इनको कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन ये फैसला ये 25, 26, 27 तक करेंगे, जितना मैक्सिमम डिले करेंगे कर सकेंगे, उसके बाद ये फैसला करेंगे, क्योंकि उस वक्त तक देखेंगे कि हवा किधर जा रही है, मूड किधर जा रहा है, कौन स्ट्रांग हो रहा है, कौन स्टेबल हो रहा है। सारी चीज़ों को देख के जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करेगा, चाहे PMLQ हो या MQM हो या बाप पार्टी हो या GD हो। आई थिंक दे विल कीप वेटिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो इनको कोई बेनिफिट मिल सकता है वो, और उसके साथ ब्लैकमेलिंग ज़ाहिर ऑन चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को सोच के फैसला करेंगे इसको। ठीक है अयाज साहब, फिर क्या लग रहा है जो राहें जुदा होती दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी? वो जो आमिर बार बार कह रहे हैं ना, कोई तो है, वो है, बिल्कुल है। वो ना होता तो आज सवाद का जलसा मनसूख नहीं होना था, सवाद का जलसा होना था। वो कोई है जाहिर है जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ऑपोजिशन गवर्नमेंट की गलतियाँ अपनी जगह। मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला चल रहे हैं ना इस वक्त इत्तेहादियों के, काफ लीग को एक तरफ छोड़ दें, वो तो 100% जो फैसला करेंगे वो एक ही तरफ जाएंगे। मुझे शक है MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और GDA ये जाएंगे दूसरी तरफ। इनमें से कुछ लोग गवर्नमेंट के साथ जा रहे होंगे, कुछ ऑपोजिशन के साथ जा रहे होंगे। इनके एक डिले करने का रीज़न ये भी है कि कितने मैक्सिमम ये शो कर सकेंगे कि हाँ जी जाहिर है अब जरदारी साहब ने जो वादे कर लिए हैं उनको पूरा करने के लिए ये तो नहीं होगा कि 80% उधर जा रहे हों या 60% उधर 40% आपके साथ हों, तो फिर तो डील ख़त्म हो गई आपकी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये कि अगर ऑपोजिशन एक तरफ काम डाल रही है तो उधर गवर्नमेंट भी लगी हुई है अपना काम डालने के लिए, तो वो कुछ कोशिश करेंगे। नाराज़ अरकान को भी कल एक खातून मिली थी, उनसे वो भी ज़ाहिर है वो जो होते हैं वो इलेक्टेड लोग जो होते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, उनमें से एक हैं। तो यकीनन कुछ और भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही होगी। और हैरत अंगेज़ तौर पे गवर्नमेंट के लोग इस वक्त कॉन्फिडेंट भी बड़े नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, लेकिन जाहिर है कोई तो रीज़न इसके पीछे है कि अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो कुछ नंबर गेम पॉसिबल है उनके हाथ में भी हो। बज़ाहिर तो अपोजिशन 100% जीती भी है, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पाकिस्तान के जो हालात होते हैं एक एक दिन के हिसाब से यहाँ पेशगोई की जाती है। आज की तारीख में कुछ और हो रहा है, कल को पता नहीं क्या, क्योंकि